केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खुलासे की जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। दिल्ली धमाके के बाद अब फोकस एक ऐसी यूनिवर्सिटी पर टिक गया है जिसे लेकर जांच एजेंसियां कह रही हैं कि यहां डॉक्टर नहीं फिदायीन तैयार किए जा रहे थे, जहां इलाज नहीं बल्कि ब्रेन वॉश हो रहा था। इसी अल फला यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 जैश ए मोहम्मद का मीटिंग हब था। यही तय होता था कि किस शहर में धमाका होगा, किस गाड़ी में विस्फोटक जाएगा और कौन बनेगा अगला सुसाइड बॉम्बर। जांच में इतने खुलासे हो चुके हैं कि अब पूरा कैंपस सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि अब दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर जम्मू तक की टीमें एक साथ मैदान में उतर चुकी हैं। आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब अल फला यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर उस बयान से जुड़ी है जिसने आतंक पर कार्रवाई के बजाय सियासत की चिंगारी भड़का दी है। देश अभी भी लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की चपेट से उबर रहा है। 12 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, दर्जनों अभी भी अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहे हैं। आज जब सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सभी एंगल्स खंगाल रही हैं, जब लगातार हिरासतें, पूछताछ, ऑपरेशन चल रहे हैं, तभी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ऐसा बयान दिया जिसने नई बहस छेड़ दी। उनका कहना है कि कश्मीर की अनसुलझी समस्याएं लाल किले तक पहुंच चुकी हैं। 2019 के फैसलों को वो इस पूरी अस्थिरता की जड़ बता रही हैं। और यहां तक कहा है कि अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर खुद को उड़ा रहा है तो देश सुरक्षित नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दर्द की राजनीति है या राजनीति का दर्द है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर उस राजनीतिक भूकंप की जिसकी गूंज ढाका से पूरी दुनिया में अब सुनाई दे रही है। बांग्लादेश की सड़कों पर जनता का गुस्सा धधक रहा है। बांग्लादेश सरकार चौकन्नी है, सेना तैनात है और इस तूफान के केंद्र में है एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने देश की सड़क बनाम सत्ता की जंग में ढकेल दिया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद माहौल इतना विस्फोटक है कि ढाका की हर गली बारूदी सांस लेती दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सीधे यूनुस सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कैसे बांग्लादेश की राजनीति में वर्चस्व, बदले और नियंत्रण की सबसे बड़ी भिड़ंत चल रही है, इस पर भी डिटेल देंगे। और आखिर में बात होगी उस पारिवारिक विस्फोट की जिसने लालू परिवार की सियासत को हिला दिया है। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार कभी ताकत की मिसाल था, लेकिन अब वही कुनबा सवालों के घेरे में है। चुनाव में करारी हार और उसके बाद आए रोहिणी आचार्य के बयान ने भूचाल ला दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न लालू यादव बोले, न राबड़ी बोली और न तेजस्वी, किसी ने मुंह नहीं खोला है। सन्नाटा दिखाई दिया। केवल एक आवाज आई और वो भी तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने बहन के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। राजनीतिक परिवार के बीच आई इस कड़वाहट के पीछे का एंगल क्या है, इस पर भी डिटेल देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात अल फला की आतंकी पाठशाला पर हुए नए खुलासे की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत कर रहे हैं और आज सबसे पहले वो सवाल जो आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या अल फला यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा बन चुकी है? क्या यूनिवर्सिटी की लैब्स और कैंपस में आईईडी मटेरियल जैसे अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था? इस यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी का आपराधिक बैकग्राउंड क्यों नजरअंदाज किया गया? सिद्दीकी पर धोखाधड़ी, पोंजी स्कीम, मकोका जैसे 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी उन्हें 2014 में कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे दे दिया? झूठी एनएएसी मान्यता दिखाकर बच्चों को और अभिभावकों को क्यों ठगा जा रहा है? एनएएसी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है कि यूनिवर्सिटी ने एक्सपायर्ड ग्रेड ए सर्टिफिकेट को वेबसाइट पर फर्जी तरीके से दिखाया है, जिससे छात्रों की फीस और भविष्य दांव पर लग गया है। सवाल है कि क्या यह धोखा जानबूझकर था? विदेशी फंडिंग,
खासकर अरब देशों का इस्तेमाल आतंकी फाइनेंसिंग में तो नहीं हो रहा है इस यूनिवर्सिटी के जरिए। मौजूदा छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी इस तरह से कनेक्शन सामने आने के बाद? जनता पूछ रही है कि निर्दोष छात्रों को सजा क्यों मिले और क्या डिग्री वैलिड रहेगी या उनके लिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये सभी सवाल इसलिए क्योंकि जमीन पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अल फला पर बुलडोजर चल सकता है। यूनिवर्सिटी का नक्शा मांगा जा चुका है, पैमाइश की जा चुकी है, यूनिवर्सिटी विस्तार के नाम पर अधिग्रहण करने के आरोप भी लगे हैं। तो क्या यूपी वाले योगी बाबा का बुलडोजर अब फरीदाबाद की इस टेरर यूनिवर्सिटी पर भी चलने वाला है, एक्शन होने वाला है? देखिए, इस मामले में अब तक योगी बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। वो लखनऊ में जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वहीं योगी फोर्स लगातार इस डॉक्टर्स गैंग को ट्रैक कर रही है और अब तो ये मांग भी उठने लगी है कि बाबा के बुलडोजर को एक राउंड यूनिवर्सिटी का भी लगा ही लेना चाहिए। अल फला यूनिवर्सिटी के समय इस पूरे टेरर मॉड्यूल का लग रहा है कि एपी सेंटर बन चुकी है और ऐसे में एक तरफ जहां अल फला का अस्तित्व ही खतरे में है, तो वहीं फला के बाकी डॉक्टर्स भी यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग चुके हैं। जी, तो क्या है अंदर स्थिति? डॉक्टर नहीं मिले। क्या कौन जी? मेडिसिन वाले डॉक्टर है नहीं उसमें। नहीं। हाँ जी। तो इससे पहले कभी आए थे आप? हाँ, पहले अभी आए थे। पहले तो भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे। हाँ। हाँ, अब अभी क्या स्थिति है? अब तो ये सुनसान सा पड़ा अंदर से अच्छा, अंदर ओपीडी फिर चल किस नाम पर है? वैसे तो चल रही है। हाँ। पर सारे डॉक्टर्स तो है नहीं। तो फिर इलाज कौन कर रहा है? बस देख के नहीं आगे, वो कह रहे बाद में आना, 2-3 दिन बाद आना। ऐसे तो परेशानी हुई होगी। हाँ जी। कौन क्या परेशानी है? आंटी को दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ये जानकारी नहीं थी, अभी ओपीडी ओपन रखा हुआ, डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या कहा उन लोगों ने? बात की आपने? हम बात करा, वो कह रहे भाई जब डॉक्टर आएंगे तब आना बाद में, 2 दिन बाद। और अभी जो पेशेंट अंदर में भर्ती होंगे उनकी देखरेख कौन कर रहा है? डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सभी नहीं है, पर कुछ डॉक्टर हैं जो वो नहीं है। देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के नाम पर अल फला में आतंक का सिलेबस रटवाया जा रहा था और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकियों का एक पूरा बैच मौजूद था। कौन कौन था जान लीजिए। डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार किया जा चुका है, डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार किया जा चुका है, डॉक्टर उमर नबी ब्लास्ट में मारा गया, सुसाइड बॉम्बर की तरह इसने धमाका किया, डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हो चुकी है, डॉक्टर परवेज अंसारी गिरफ्तार हो चुका है, डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार हो चुका है। ये सभी आतंकी डॉक्टर इसी अल फला के टेरर प्रोडक्ट्स हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और समझिए, यही वो टेरर मॉड्यूल है जिसको फॉलो किया जा रहा था इसी यूनिवर्सिटी में। और इस बीच अल फला को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी बात कह दी है, बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है, यूनिवर्सिटी ने छात्रों से धोखा किया है। यूजीसी के 12B का झूठा सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 2018 में NACC का एक्रेडिटेशन खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा, यानी बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए, एडमिशंस बढ़ाने के लिए ये गलत सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किया गया है NAC का। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, यानी यहां पर बड़े पैमाने पर धांधली चल रही थी, आप ये समझिए। और यही वो टेरर डॉक्टर्स हैं जिनको पकड़ा गया है, यहीं से हैं जिनकी वजह से निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली ब्लास्ट में 12 की मौत हो चुकी है, तो नौगाम धमाके में 9 लोग मारे गए। उनके घर अब मातम का माहौल है। नौगाम हादसे में मारे गए दर्जी शाफी को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था, ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कैसा दर्द है, निर्दोष लोगों की जान चली गई है, उन्होंने अपनों को खोया है। और ऐसे में अब सरकार कहीं भी इन आतंकियों को बख्शने नहीं वाली है, कड़ी कार्रवाई हर लिहाज से की जा रही। अल्लाहु अकबर। देखिए, निर्दोष लोगों के दोषियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली से जम्मू पुलिस और जांच एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है। आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भी ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाए गए। हमारी टीम मौके पर मौजूद थी, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली आतंकी हमले के बाद जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच जम्मू रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो जीआरपी की तरफ से हर आने जाने वाले यात्री, खासतौर पर जो बाहरी देशों से जम्मू कश्मीर, बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स के साथ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वही यात्री जो कि देश जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी पूरी जाँच की जा रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि अति संवेदनशील इलाका होने के कारण जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का रिस्क जो है वो सुरक्षा एजेंसियां नहीं ले रही हैं। यहां पर सरजीवन से कहूंगा आपको दिखाएं तो स्नाइपर डॉग्स जो हैं वो यहां पर भी तैनात किए गए हैं। तमाम आला अधिकारी जो हैं मौजूद हैं। पूरे रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो आप देखेंगे तो इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहां पर मौजूद हैं। खासतौर पर जिस तरह से सबसे बड़ा नॉन काइनेटिक ऑपरेशन इस वक्त लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है, उस बीच सुरक्षा बलों की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और उसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जो देश विरोधी तत्व कोशिश कर सकते हैं उसके लिए बड़े पैमाने पर यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है, लाल किला ब्लास्ट की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर नबी पर बहुत बड़ा दावा सामने आया। धमाके वाली कार के मलबे से संदिग्ध जूता मिला है और जूते से ही बम को एक्टिवेट किया गया, ये जानकारी मिल रही है। आशंका यही जाहिर की जा रही है कि जूते के अंदर से मेटल का जो टुकड़ा मिला है उसके जरिए ये बम को एक्टिवेट किया गया। जो 10/11 की घटना दिल्ली में हुई है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उमर नबी जिसने धमाके वाली कार के अंदर मौजूद रहकर ये ब्लास्ट किया, बताया जा रहा है कि वो संदिग्ध जूता मिला है और उसी के जरिए बम को एक्टिवेट किया गया। अब ये जूते वाला बम आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। विस्फोटक TATP जैसे हाई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। जूते की सोल या हील के अंदर इसे छिपाया जाता है। दिखने में ये साधारण जूते जैसा ही लगता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। डेटोनेटर ये सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है और जूते की लेस के पास इसे छिपाया जाता है। तीसरा हिस्सा ट्रिगर मैकेनिज्म, दो केमिकल के मिलते ही तेज प्रतिक्रिया होती है। माचिस से फ्यूज जलाने की कोशिश की जाती है और टाइमर के जरिए भी बताया जा रहा है कि विस्फोट होता है। तो ये क्या यही वाला फॉर्मूला, यही वाला मॉड्यूल ऑपरेट किया गया दिल्ली में 10/11 को? ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में आतंकी उमर ने शू बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली का बम धमाका किया था? TATP जो कि बैंड केमिकल है उसको एक जूते के अंदर भरा गया और जिस सीट पर यानी कि ड्राइविंग सीट पर I-20 गाड़ी की जिसमें उमर बैठा हुआ था, उसी सीट के नीचे वो जूते में TATP का केमिकल भरा गया। उसको पीछे रखे बैग में अमोनियम नाइट्रेट से मिलाया गया और दोनों को मिलाने के लिए तारों का इस्तेमाल जो है वो साफ तौर पर किया गया। और जब इन दोनों को मिलाया गया उसके बाद जो ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल इस पूरे मामले में किया गया। तो ये पूरे समीकरण अभी तक की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें सामने आया। और इसी शू वाली साजिश को रचने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के घर का क्या हाल हुआ है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक सख्त संदेश है कि आतंक की हर सोच को इसी तरह मिट्टी में मिलाया जाएगा। आप तस्वीर देखिए, जैसे आतंकी उमर का घर मिट्टी में मिल गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी कड़ी में NIA ने आतंकी उमर के सबसे खास शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आज इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर से कोर्ट ने इसे 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। अब इससे पूछताछ होगी, तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। इस आतंकी उमर का डॉक्टर उमर से क्या कनेक्शन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। NIA ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर की हम बात कर रहे हैं। आमिर जम्मू कश्मीर के सांबुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। आमिर प्लम्बर का काम किया करता था। धमाके वाली I-20 गाड़ी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। उमर नबी के साथ बताया जा रहा है कि आमिर ही वो शख्स था जिसने धमाके की पूरी साजिश रची थी। यह खुलासा हो गया है। आतंकी उमर के इस खास साथी आमिर तक NIA कैसे पहुंची? आमिर के घर के बाहर से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा दें।
हम इस वक्त श्रीनगर के पंपोर में मौजूद हैं और पंपोर के ही रहने वाले आमिर नाम के शख्स को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आमिर का ये घर है और आप देख सकते हैं आमिर के ही भाई उमर को भी पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर का लोकल इंटेलिजेंस और एनआईए अपने साथ लेकर जा चुकी है। तो वहीं अब आमिर की गिरफ्तारी अपने आप में कहती है, क्योंकि आमिर पर आरोप ये लग रहे हैं कि जिस i20 में ब्लास्ट हुआ है उस i20 कार को आमिर ने ही खरीदा था और जिसके बाद लगातार जांच एजेंसियां आमिर की तलाश कर रही थी और अब आमिर की गिरफ्तारी कर ली गई है। उमर, उसके भाई को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन परिवार का यह कहना है कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यानी कि 10 तारीख को, उस दिन रात तकरीबन 11 बजे के आसपास यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए के कुछ अधिकारी पहुंचे थे और 10 तारीख को ही इन दोनों भाइयों को अपने साथ जम्मू कश्मीर पुलिस लेकर गई थी। देश के अंदर छिपे इन आतंकियों को लेकर एक पैटर्न बेहद आम है। वो पैटर्न ये है कि पहले ये आतंकी हमला करते हैं और इसके बाद इनके घर वाले किसी भी तरह की जानकारी को डिनाई करते हैं। और ठीक ऐसा ही अब आरोपी आमिर की भाभी का भी यही कहना, उन्हें भी सुन लीजिए। आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात, आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं, दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। लेकिन सभी आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना ठिकाना बना लिया था, एक टेरर सेंटर बनाकर रखा था। ऐसे में अब मांग की जा रही है कि एक प्रहार तो आतंकियों के इस एपी सेंटर पर भी जरूर होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से आतंक की यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इलाज के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश चल रहा था। आतंकी डॉक्टर शाहीन, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर, इन तीनों ने इसी यूनिवर्सिटी में रहकर आतंकी हमले की साजिश रची, विस्फोटक बनाए, पकड़े जाने के डर से सुसाइड बॉम्बर बना और लाल किले के पास धमाका कर दिया। यही वजह है कि अब दिल्ली के क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस की टीमें एक साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल में जुटी हैं, ताकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया जा सके और आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा सके। चार राज्यों की पुलिस इस यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। अल फलाह पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस यूनिवर्सिटी में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद अब जमीन को लेकर गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू पुलिस मौके पर तैनात है। लोगों से हर कड़ी को जोड़ते हुए पूछताछ की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। मतलब साफ है, जिस यूनिवर्सिटी को जैश अपना आतंकी अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां आतंकी तैयार कर रहा था, उसे अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में चल रहे सारे काम रुकवा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 ये आतंकियों की मीटिंग का सेंटर था। कमरा नंबर 13 आतंकियों का ठिकाना था। इसी कमरे में आतंकी पाठशाला लगती थी। मुजम्मिल के इस कमरे में साजिश रची जाती थी। इस कमरे में जैश के आतंकी मीटिंग करते थे।
मुजम्मिल, शाहीन, उमर, आदिल प्लानिंग करते थे। यही तय होता था कि विस्फोटक कैसे तैयार करना है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस टेरर मॉड्यूल के तार बहुत लंबे हैं। अल फलाह के कई और डॉक्टर्स इन आतंकियों की मदद करते थे। कई डॉक्टर्स ने आतंकी कनेक्शन के खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी। जांच एजेंसियां जिसकी तलाश में जुटी हैं। जिस तरीके से अंदर से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिस तरीके से एक के बाद एक जो तार हैं वो आतंकी हमले से जुड़े हुए नजर आए, यहाँ पर भी लोग हैरत में हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो हैरत में हैं कि जिनकी सैलरी 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है, वैसे डॉक्टर जिन्हें हम शरीफ समझते हैं, जिन्हें हम भगवान समझते हैं, धरती के भगवान समझते हैं, अगर वे इन सब चीजों में जुड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं क्या स्थिति है। वहीं एनआईए ने पहली बार आधिकारिक रूप से I-20 कार के ड्राइवर डॉक्टर उमर उन नबी को सुसाइड बॉम्बर करार दिया है। इस मामले में एनआईए ने एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया। वो है आमिर राशिद, जिसे आज पटियाला कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। धमाके से 10 दिन पहले 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में धमाके वाली I-20 कार देखी गई थी। इस बात का अंदेशा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कार में धमाके का बारूद रखा गया होगा, जिससे धमाका हुआ। अल फलाह पर एक एक करके हो रहे खुलासों ने सबको सन्न कर दिया है। जहां इलाज होना चाहिए था, जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहीं आतंक की खेप तैयार की जा रही थी। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच में लगी हैं। एक एक कर आतंक के सारे सबूत मिल रहे हैं और अब बचने की कोई राह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अल फलाह का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी नेटवर्क की सबसे बड़ी टेरर डॉक्टर शाहीन को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि ये मसूद की मुंह बोली टेरर सिस्टर है, जो डिग्री से डॉक्टर है, लेकिन उसकी हरकतें सुनकर आप सकते में आ जाएंगे जो खुलासे हुए हैं। डॉक्टर शाहीन भारत के अंदर आतंकी डॉक्टर के पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रही थी, तो वहीं कानपुर की सड़कों पर ये अपने मरीज ढूंढा करती थी। ऐसे मरीज जिन्हें कट्टरपंथ की बीमारी हो, और उनकी इसी बीमारी का सहारा लेकर आतंकी शाहीन उन्हें प्रॉपर आतंकी बना देती थी। और इस बीच शाहीन के नेटवर्क का वुल्फ कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिससे पता चलता है कि ये सभी आतंकी किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल्स दे देते हैं। शाहीन और परवेज मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा कर दिया है। शाहीन और परवेज और बाकी आरोपी वुल्फ आवर में एक्टिव थे। अब वुल्फ आवर क्या होता है आपको बताते हैं। वुल्फ आवर में ही आरोपी बातचीत करते थे, आतंकी जो गतिविधियां हैं उसकी प्लानिंग किया करते थे। आरोपी रात के समय में आपस में संपर्क करते थे। वुल्फ आवर यानी रात का समय, रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय, उसी दौरान संदेश दिया जाता था, उसी दौरान बातचीत होती थी। सारा ब्यौरा जो मिला यही बता रहा है कि रात 2 से 11 बजे तक ये बातचीत होती थी। हाउल कोर्ट से शाहीन बातचीत शुरू करती थी। परवेज पिछले 1 साल से इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी करता था, नाइट शिफ्ट किया करता था। वुल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जोड़े गए थे और वुल्फ टाइमिंग भी वही था। आप सोचिए, वुल्फ आवर। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन हुआ करती थी। परवेज आरएफ ग्रुप से जुड़े हुए थे और ग्रुप से जांच एजेंसियों को एक और जानकारी मिली है। शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीमें बना रही थी, अरोरा और लूना। अरोरा और लूना फीमेल भेड़ियों के नाम। मैडम सर्जन उर्फ शाहीन ग्रुप की अल्फा थी, लीडर थी। वुल्फ पैटर्न पर घात लगाकर हमला करने की बात शाहीन कहती थी। एक वुल्फ की तरह ये सारी चीजें फॉलो कर रहे थे, उसी दौरान बात करते थे। वुल्फ आवर में वुल्फ पैक नाम का ग्रुप बनाया हुआ था और अल्फा वुल्फ बनती थी शाहीन। तो इस तरह से ये ऑपरेट करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत की जमीन पर रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशे में आते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है, लाखों की कमाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देश के खिलाफ ही आतंकी साजिश रचते हैं। वैसे तो हर आतंकी को मदरसे में ही ये बता दिया जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, काफिर को कत्ल करना जायज है, उनकी औरतों और संपत्ति आपके लिए माले गनीमत है। लेकिन कुछ ना कुछ कमजोरी हर व्यक्ति की रहती है।
जैसे डॉक्टर शाहीन की कमजोरी ये थी कि वो दूसरे देशों की यात्रा करना चाहती थी। इस बात को डॉक्टर मुजम्मिल ने पकड़ लिया और उसके साथ घनिष्ठता बनाई और फिर उसे बताई गई दो बातें। पहला तो ये कि जो जिहाद है ये जायज है और ये अल्लाह का हुक्म है, और दूसरा ये कि मुसलमानों को किस तरह से दुनिया में सताया गया है, शोषण किया गया है, लिहाजा उसके खिलाफ हम किसी भी हद तक जाएंगे। डॉक्टर शाहीन और उनके बाकी साथी डॉक्टरों का पकड़ा जाना, मैं ये मानता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम करने जा रहे थे जो कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, देश की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, और ये हो सकता था कि पूरे देश में दंगे भड़क जाते, एक माहौल ही बदली हो जाता। देखिए, डॉक्टर शाहीन से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। शाहीन को जैश की मैडम सर्जन बताया जा रहा है, और शाहीन के पास से अब तक जांच एजेंसियों को क्या क्या मिला है, इस पर भी आपको डिटेल्स दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट मिले। हम सभी के पास एक होता है, इनके पास 3 पासपोर्ट्स मिले। AK-47 एक मिली, एक पिस्टल मिली, एक टाइमर बरामद किया गया है। 7 बैंक खाते हैं शाहीन के, 7 बैंक खाते, और पिछले 7 सालों का जो बही खाता निकल के आया है, 1 करोड़ 55 लाख का लेन देन हुआ है। एक डॉक्टर 1 करोड़ 55 लाख का लेन देन कर रही है, ये खुलासे हुए हैं। शाहीन के पास से जो 3 पासपोर्ट मिले हैं, उनमें से एक पासपोर्ट लखनऊ के लालबाग वाले पते पर रजिस्टर्ड है। यहाँ डॉक्टर शाहीन का मायका है, और रिपब्लिक भारत की टीम जब इस एड्रेस पर पहुंची तो उन्हें क्या मिला, देखिए जरा। लखनऊ के लालबाग एरिया में मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कितनी सकरी गली है कि यहां पर आप कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हैं। सिर्फ यहां पर साइकिल और या बाइक आप लेके आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं, ऐसी गली है। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी वही गली है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं चलता हूं शाहीन के पिता के घर पे। शाहीन के पिता यहीं रहते हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी शाहीन जिसको डॉक्टर बनाया उन्होंने। डॉक्टर बनाने के बाद उसकी शादी कानपुर में की, हालांकि शादी दोनों अलग हो चुके हैं। शाहीन जिस मुकाम पे काम कर रही थी, जिस टारगेट पे काम कर रही थी, वो अलग होके उस काम में लगी थी। लेकिन मैं उस घर पे पहुंचा हूं जहां पर बात हो रही है कि लखनऊ में भी एक एड्रेस है जिस एड्रेस पर पासपोर्ट बना है। तो वो एड्रेस लालबाग उसके पिता का ये घर, ये ठिकाना हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये वो पतला सा घर है, ये पतला सा घर है, आप देख सकते हैं। मैंने बात करने के लिए बेल भी दबाया था कि कोई निकले उनसे बात करूं। ये देखिए घंटी है, ये देखिए बेल दबाया, इसके पहले भी बेल दबाया था, परंतु कोई निकला नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। अंदर से एक ताला लगा है, आप देख सकते हैं, अंदर से ताला लगा है, यहाँ पे बंद है। ये पतला सा मकान है। तो शाहीन का अल फलाह कनेक्शन भी है, तो साथ ही कानपुर टू लखनऊ भी उसका सीधा कनेक्शन मिलता है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि कहीं शाहीन के आतंकी छात्र भी योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में शाहीन अपना टेरर नेटवर्क चला रही थी, इस सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दिल्ली धमाकों के बाद व्हाइट कॉलर का टेरर मॉड्यूल एक्सपोज हुआ तो हर कोई सन्न हो गया। यह अल फलाह यूनिवर्सिटी है जो चर्चा में है। यहीं पर आतंकी मैडम सर्जन अपना आतंक का गढ़ तैयार कर रही थी, देश विरोधी साजिशों का जाल बुन रही थी, और उनका साथ दे रहे थे उमर और मुजम्मिल। उमर जहन्नुम पहुंच गया है, कई आतंकी डॉक्टर्स भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पर अभी भी कई जिंदा मानव बम देश में घूम रहे हैं। ये मानव बम शाहीन के इशारे पर काम करते थे। जैश मॉड्यूल में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों के हाथ बड़ा सुराग लगा है। शाहीन लंबे समय से फर्जी पते पर लिए सिम का इस्तेमाल कर रही थी। इस सिम से देश विरोधी गतिविधियां की जा रही थी। ये सिम फरीदाबाद के एक मस्जिद के पते पर लिया गया था। शाहीन रहती तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर थी, लेकिन सिम फर्जी पते का इस्तेमाल कर रही थी ताकि उस पर शक न हो और वो पकड़ी न जाए। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर अपना स्थायी पता सही नहीं लिखती थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि फर्जी पते का इस्तेमाल वो अपनी देश विरोधी गतिविधियों को छिपाने के लिए करती होगी। जैश की टेरर सिस्टर को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं।
शाहीन के 3 पासपोर्ट होने की जानकारी मिली है। आतंकी शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। एक पासपोर्ट पर कानपुर मेडिकल कॉलेज का पता है। शाहीन के दूसरे पासपोर्ट पर लखनऊ का पता है। तीसरा पासपोर्ट फरीदाबाद के पते पर बनवाया गया है। इन सभी पासपोर्ट्स पर अभिभावक का नाम अलग है। एक में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई का नाम है। इस पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस का पता दर्ज है। जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि डॉक्टर शाहीन ने 6 बार दूसरे देशों की यात्राएं की हैं। जांच में सामने आया है कि 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद आतंकी डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी, जो शुरुआती फंडिंग या ट्रेनिंग से जुड़ी हो सकती है। 2021 से पहले उसका भाई मालदीव में रहा है। दोनों की विदेश यात्राओं की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, शाहीन दुबई भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। जांच एजेंसियां शाहीन के बैंक खातों की जांच करके सन्न रह गई। डॉक्टर शाहीन के अब तक मिले बैंक खातों में बीते 7 सालों में 1.55 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। कुछ प्राइवेट बैंक तो कुछ सरकारी बैंक में खाते हैं। इनमें से 3 खाते कानपुर, 2 लखनऊ और 2 दिल्ली में हैं। बैंक खातों की पड़ताल में 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 11 लाख, 2017 में 19 लाख के बड़े ट्रांजैक्शंस मिले हैं। अब जैश की मैडम सर्जन का कानपुर लखनऊ नेटवर्क भी धीरे धीरे डिकोड हो रहा है। शाहीन ने जहां जहां अपना टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था, हर उस जगह पर जांच तेज कर दी गई है। इस बीच कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज, जहां से आरिफ की गिरफ्तारी हुई थी, उसी अस्पताल से 7 डॉक्टर्स के लापता होने की खबर है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्हाइट कॉलर टेरर की साजिश का पर्दा उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जांच एजेंसियां 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आतंकी नेटवर्क पर प्रहार कर रही हैं। तो वहीं कुछ लोग हैं जिन्हें इस बात से भी तकलीफ है, और ये कोई नए चेहरे नहीं है, बल्कि जाने पहचाने लोग ही हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है। आप ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे, देखिए, जहां जम्मू कश्मीर में PDP की नेता इल्तिजा मुफ्ती आज नौगाम ब्लास्ट में एक पीड़ित के घर पहुंची। आंखें गमगीन थी। उन्होंने सवाल भी उठाए कि घाटी सुरक्षित क्यों नहीं है, लेकिन इल्तिजा के सवाल का जवाब क्या हो सकता है, वो खुद उनकी मां महबूबा मुफ्ती ने दे दिया। सुनिए जरा। इनकी फैमिली थी मोहम्मद शफी साहब की, ये बहुत मिस्कीन है। ये खुद एक टेलर का काम करते थे। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की, 2 लड़के। द गर्ल इज अ ग्रेजुएट। तो इनका कुछ सहारा नहीं था। घर भी इनने, जिसके हम सामने अभी खड़े हैं, घर भी इनने लोन पे लिया। हर महीने इनको वो देना पड़ता है, एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो एट दिस पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि ये पुलिस के लिए काम नहीं करते थे मोहम्मद शफी। दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी, वो परसों रेड फोर्ट, लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या महबूबा मुफ्ती इन आतंकियों को कवर फायर देना चाहती हैं? क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कश्मीर की समस्याएं रेड फोर्ट के सामने गूंजी। केंद्र सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कश्मीर में सब ठीक नहीं है और समस्या दिल्ली तक पहुंच गई है। 2019 के फैसलों ने जम्मू कश्मीर को असुरक्षित बना दिया है। महबूबा ये कह रही हैं युवा पत्थर बंदूक से आगे सुसाइड बॉम्बर बन गए। डॉक्टर जैसे शिक्षित युवा मरना चाहते हैं, ये चिंता की बात। आरोपी डॉक्टर्स के परिवारों को अपराधी ना बनाएं, निष्पक्ष जांच हो, निर्दोषों को परेशान ना करें। तो महबूबा मुफ्ती ने फिर से कोशिश की है बचाव करने की। अब महबूबा मुफ्ती के इन शब्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है। उनका कहना है कि आतंकवादी बचाओ गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सुनिए जरा। आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका
पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टिकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। अफजल गुरु की, बुरहान वानी की, बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट की, सिमी की पैरवी लगातार की है। नक्सलियों को भी शहीद बोलते, तो ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। बहुत से लोग देश की हित को नहीं ध्यान में रखते हैं, अपने अपने निजी स्वार्थ की राजनीति कैसे जिंदा रहे वहीं तक उनका विजन है, उनका विचार है, वहीं तक सीमित है और यह बड़ी दुख की बात है। लेकिन ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती के इन शब्दों को लेकर आज हमारे भी उनसे सीधे कुछ सवाल। महबूबा का बयान क्या आतंकियों को फायर देने वाला नहीं है? क्या महबूबा का बयान देश विरोधी नैरेटिव को मजबूती देने वाला है? क्या महबूबा को देश से ज्यादा वोट बैंक की फिक्र है? ये सवाल आज सीधा पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आतंकी घटनाओं को राजनीति की हांडी में नहीं चढ़ने देना है। ये देश की सुरक्षा का मसला है और इसमें भी अगर कोई वोट बैंक को खुश करने वाली चाल चलता है तो उसे भी कटघरे में खड़ा किया जाना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये रिपोर्ट है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। इस टेरर मॉड्यूल को लेकर सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड पर हैं और हर एंगल से जांच कर रही हैं। संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं, जगह जगह छापेमारी अभियान चला रही हैं, पकड़े गए आतंकियों से सच उगलवा रही हैं। विपक्षी दलों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर तुच्छ राजनीति शुरू कर दी है। बीजेपी से कहना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। तो सुना आपने किस तरह विरोधियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी पर भी सियासत का रंग मलना शुरू कर दिया। जहां पीड़ित परिवार के लिए संवेदना की जरूरत थी, वहां बयानबाजी और आरोपों की राजनीति तेज हो गई। जब भी कोई चुनाव होता है उस समय क्यों घटना घटती है, ये हमारा भी प्रश्न है। जब भी आपने देखा होगा फुलवामा के समय, उस समय भी इलेक्शन हो रहे थे, पहलगाम का हुआ तब भी इलेक्शनों की बात हो रही थी, और अभी जो है आज वोटिंग होना है कल, और उससे पहले ये ब्लास्ट हो रहा है। उनके बारे में मुझसे ना पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके बारे में मुझे बोलना ज्यादा ठीक लगता नहीं है। भगवान सद्बुद्धि तो दे ऐसे मंत्री को, और उसके बावजूद भी वो ऐसे लोग मंत्रिमंडल में रखे गए हैं जिन्हें मालूम नहीं है बोलना क्या है, क्या वो बोल रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली ब्लास्ट को लेकर परत दर परत गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियां रोजाना इस ब्लास्ट में नए अपडेट खोजने में कामयाब रही हैं। इस मामले में अब तक 15,000 कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। टेरर मॉड्यूल को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जनता का खून खौल रहा है। जनता आतंक की कमर तोड़ने की बात कर रही है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इतने बड़े दर्द के बीच महबूबा जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सियासत चमकाने के लिए लोगों को बांटने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आरएसएस पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादित बयान दे दिया है। आरएसएस की लाठी हिंसा का सिंबल है। हुसैन दलवाई ने यह कह दिया है, उनके कंधे पर लाठी होती है जो हिंसा का सिंबल है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा
उनके ऊपर अन्याय करती रही है, वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये और 307 महबूबा मुफ्ती और हुसैन दलवाई जैसी विचारधारा के लोगों के लिए आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी एक जवाब आया है, जहां उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती को तो सटीक जवाब मिल गया, लेकिन एक जवाब वो भी है जिसकी तलाश में इस वक्त बिहार की सियासत है, क्योंकि खबर है कि लालू परिवार में कोई चप्पलबाज घुस गया है। कौन है ये चप्पलबाज, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गौर से देखिए, जहां लालू प्रसाद यादव की बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी कल रात मीसा भारती के घर पहुंच गए। लालू परिवार दो धड़ों में बट चुका है। सारी बहनें एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और उनके खास सलाहकार। कम से कम अभी यही स्थिति है, और इस पूरे फैमिली ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब परिवार की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार में चप्पलबाज के होने की खबर वायरल कर दी। उनका बयान सुन लीजिए। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए, कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को घर से निकाला है, परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अब बड़ी बहन के आंसू निकलते देख तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। कहा है कि जयचंदों पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाने का समय आ गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। देखिए, परिवार की ये लड़ाई अब सड़क से लेकर सियासत तक ट्रेंड कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लालू के घर ये चप्पलबाज कौन है, तो वहीं बीजेपी से महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ रही है। कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमेश, जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। लेकिन लालू परिवार में बार बार जिस जयचंद्र का जिक्र आ रहा है, उसके बारे में तेज प्रताप यादव खुलकर संजय यादव का नाम लेते नजर आते हैं। अब ये संजय यादव आखिर हैं कौन, जयचंद्र कौन है, लालू परिवार में इनके दखल इतना क्यों है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। सबसे पहला नाम है संजय यादव, तेजस्वी के सबसे खास रणनीतिकार ये माने जाते हैं। तेजस्वी यादव की चुनावी सलाहकार के तौर पर इन्हें देखा जाता है। 2013 से तेजस्वी के बेहद नजदीक होते चले गए। आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। तेज प्रताप ने संजय को जयचंद कहा। तेज प्रताप के जाने की वजह भी संजय यादव ही है। रोहिणी ने भी संजय पर ही आरोप लगाए, पहले ट्वीट करके, फिर उन्होंने बयान भी दिया। रमीज खान तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा, ये दूसरा नाम। सपा के पूर्व सांसद रिजवान के दामाद हैं। रोहिणी ने
रमीज खान का भी जिक्र किया अपने बयान में। तो ये दो जयचंद हैं जिनका जिक्र आ रहा है। अब परिवार के बीच आते इन जयचंदों पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव भी भड़क गए। उनका कहना है कि वो घर जितना तेजस्वी यादव का है उतना ही रोहिणी का भी है। ऐसे में बाहर जाने की जरूरत रोहिणी को नहीं है बल्कि जयचंदों को है। क्या है नहीं है तो जानकारी आप लोगों ने जो दिया, मीडिया में जो दिख रहा है, सही क्या है नहीं है ये तो तहकीकात की चीज है। अगर ऐसा कोई अगर बोला है, अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। कुल मिलाकर लालू परिवार में चप्पलबाजों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बयानबाजी हो रही, लेकिन तेजस्वी कब बाहर आते हैं, कब इन आरोपों पर बोलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।